देखो दोस्तों, जैसा कि आज आप लोगों ने देखा है कि मार्केट में कंसोलिडेशन का मूड रहा है। ग्लोबल सिग्नल अच्छे होने के बाद में अमेरिका की मार्केट अप होने के बाद में भी इंडियन मार्केट में आज दबाव दिखाई दिया है। वहीं पर अगर मैं बात करूं खरीद फरोख्त की, तो आप देख लीजिए, क्योंकि किसी भी इंडाइसेस में, चाहे वो सेंसेक्स हो, चाहे निफ्टी हो, चाहे निफ्टी आईटी हो, चाहे निफ्टी बैंक हो, चाहे मिड कैप हो, चाहे स्मॉल कैप हो, किसी में भी आज आपको कुछ खास रनिंग नहीं दिखाई दिया है। खरीद फरोख्त में 1944 करोड़ की खरीदारी करी है आपके एफआईआईज ने, और 2896 करोड़ की खरीदारी करी है आपके डीआईआईज ने। अब आप एक बात तो आप देख ही रहे होंगे कि इतने दिनों से आप लोग अगर मार्केट में हो तो एक बायस्ड बनता है और एक आपका सेलर बनता है। चाहे एफआईआईज अगर बाय कर रही है तो डीआईआईज सेल करती हैं, और डीआईआईज अगर सेल कर रही है तो एफआईआईज बायस्ड बनती हैं। लेकिन अब ये दो ट्रेडिंग सेशंस ऐसा दिखाई दे रहा है कि एफआईआईज भी खरीद रही है, डीआईआईज भी खरीद रही है, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया था कि डीआईआईज काफी ज्यादा कैश होल्डिंग कर रही थी। वो इंतजार कर रही थी कि हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन जिस प्रकार की उनकी एक्सपेक्टेशन थी उस प्रकार का उनको मौका नहीं मिला है। अब उनकी मजबूरी ये हो गई है, चाहे एफआईआईज खरीद रही है तो डीआईआईज को खरीदना पड़ेगा, क्योंकि पैसा उनको पार्क करना ही पड़ेगा। आगे अब देख लेते हैं आने वाले समय में, तो भैया हो कल अगला जो वीक है ना, वो काफी सारा क्रूशियल वीक रहने वाला है। वहीं पर आपको एक बात बता दूं कि अगर इस प्रकार से मार्केट स्टेप बाय स्टेप जाती है, जैसा कि आप लोगों को बताया हुआ है कि 24,800 से लेकर के 24,900 तक एक तगड़ा रेजिस्टेंस है, इसके बीच में मार्केट झोल-झाल करेगी। अगर जब तक हम 24,600 या 24,700 के रेंज को सपोर्ट को बनाए हुए हैं, तब तक कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन जब ये, अब आपको हमने बताया था कि जब पेदे पर चोट पड़ती है ना, चाहे वो ऊपरी पेदा हो रेजिस्टेंस वाला, चाहे बॉटम वाला हो, जहां पर बार बार चोट पड़ रही है वहां से आप अंदाजा लगा लो कि मार्केट किधर जाएगी। तो अभी पेदे पर चोट आज की डेट में देखो, चाहे माइनर सा है, पॉइंट में ही है, लेकिन निफ्टी और सेंसेक्स कहां पे है? ऊपर की तरफ है। तो इसका मतलब ये दिखाई दे रहा है कि यस, ऐसा होगा। वहीं पर ही मैं एक बात आपको जरूर कोट करना चाहूंगा कि देखो दोस्तों, मैंने बार बार आप लोगों को कई बार बताया था कि मैं पर्टिकुलर शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए लोगों को क्यों सलाह नहीं देता हूं। अभी देखो, कुछ दिन पहले से बहुत ज्यादा चल रहा था कि रिलायंस, अनिल अंबानी वाले जो है ना, उनकी कुछ कंपनियां, चाहे उनकी फाइनेंस वाली हो, चाहे पावर वाली, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तो सॉरी, उसके डेज लौट आए हैं और वो अच्छा खासा कर रही है। लेकिन आज सेबी ने उन पर इतना तगड़ा जुर्माना लगाया कि पूछो मत। एलिगेशन क्यों किया है? क्योंकि उनके ऊपर ये एलिगेशन लग गया कि भाई वो एज ए ऑपरेटर उन्होंने क्या किया है, शेयर होल्डर्स के पैसे का दुरुपयोग पर्सनल के लिए किया है, जिसकी वजह से उनके ऊपर इतना जुर्माना लगाया गया है, इतना कड़ा कि आने वाले 5 साल तक तो अनिल अंबानी के ऊपर बिल्कुल बैन लगा दिया गया है। अगले 6 महीने तक उनकी कंपनी भी कोई पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी, और इतना बड़ा उनके ऊपर प्लस उनके ऑफिसर्स के ऊपर जुर्माना लगाया गया है। तो उससे क्या हुआ, 14 से 15% एक दिन में उनके सारे शेयर सिर गए। अब आप बताइए कि अगर इस प्रकार से, वैसे तो उनकी वैसे भी डूबती नैया थी, अब उसके बाद में जो थोड़ा बहुत उम्मीद थी उस पर भी पानी फिर गया है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो इसीलिए अब देखो, अडानी जी का 2 बार चक्कर आ गया हिंडनबर्ग की वजह से, लेकिन इस बार तो रिटेलर्स ने उनको संभाल लिया, क्योंकि नेशनल भावना कहीं ना कहीं, जो आम इन्फ्लुएंसर्स थे उनका बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने नेशनल भावना जरूर जगाई सारे इन्वेस्टर्स के रूप में। तो मैं तो यही कहूंगा, अडानी जी को कम से कम रिटेलर्स का एहसानमंद होना चाहिए कि जिन्होंने देश की भावना को सर्वोपरि रखते हुए, उनके हितों को, उनके उसको नहीं मद्देनजर रखते हुए, केवल देश हित में उन लोगों ने उनका साथ दिया है। तो इसी प्रकार से है कि भाई मेरे, अगर आप म्यूचुअल फंड में कर रहे हो तो आपका कोई भी इंडाइसेस है, उसमें लार्ज कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में, सब में आपका पैसा लग रहा है। बात समझ रहे हैं? तो अगर इस प्रकार से आप अगर म्यूचुअल फंड की तरफ जा रहे हैं और थोड़ा सा पेशेंस आप रख रहे हैं ना, तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है, कोई भी उसमें दो राय नहीं है। अब जैसे ऑल टाइम हाई को मार्केट टच करेगी, तब आप देखिएगा जिन्होंने इस बीच में निवेश किया है उनको अच्छा खासा ग्रोथ दिखाई देगा। ठीक है, अब रात के बज रहे हैं करीब 10:30, 11 साढ़े 11 तक आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा। और आने वाले समय पर देखो, सबसे बड़ा डिपेंड करेगा जो मार्केट है ना, वो हमारा क्वार्टर फर्स्ट की जो हमारा जीडीपी का आंकड़े आने वाला है उस पर डिपेंड करेगा।
दूसरी बात क्या है, अमेरिका की भी जो उनका आंकड़े आने वाले हैं उन पर भी निगाह लोगों की बनी रहेगी। वहीं पर ही अगले वीक में ही रिलायंस, जो हमारी यहाँ की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, रिलायंस कौन वाली, रिलायंस मुकेश वाली, उसका भी आपका डाटा आने वाला है। तो अब इनके एवज में क्या होगा कि अगर थोड़ा भी गड़बड़ाया तो मार्केट हिलेगी। अगर वो उनका सही तरीके की प्रॉफिट रही, डाटा तो नहीं कह सकता हूँ, वो एजीएम है एक्चुअली, उनकी एनुअल जनरल मीटिंग होती है जो, वो मीटिंग है, तो उसमें वो काफी कुछ अपना रखेंगे। अब रखेंगे तो लोगों की निगाहें उस पर भी रहेंगी, अमेरिका के ऊपर रहेगी, हमारी जीडीपी के ऊपर रहेगी। तो अगला हफ्ता जो है ना, और भी कई सारे रिजल्ट वगैरह आने वाले हैं, तो उसके अगला हफ्ता काफी ज्यादा क्रूशियल होने वाला है। लेकिन अगर मार्केट ने इसको सस्टेन कर लिया है तो आप ये मान करके चलिए कि आप बिल्कुल ऑल टाइम हाई को टच करेंगे और अच्छा खासा प्रॉफिट आप गेन करेंगे। तो इस प्रकार से आज का हो गया, ये मार्केट का अपडेट हो गया, और आपको ये हमने बता दिया है कि मार्केट आखिर में कंसोलिडेशन क्यों हो रहा है। हालांकि ये कंसोलिडेशन ज्यादा लंबा नहीं रहेगा, या तो कोई ट्रिगर मिलते ही मार्केट ऊपर जाएगी, या कोई ऐसा इशू होगा तो फिर मार्केट नीचे भी कुछ आ सकती है, लेकिन ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा हैं। और बाकी सब कुछ ठीक ठाक है। अभी आप अपने एसआईपी रूट को फॉलो करें, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस लगे रहें और थोड़ा पेशेंस बनाए रखें। और मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर 2014 से लेकर के ना 2024 के आप स्मॉल कैप के आंकड़ों को देखेंगे ना, बहुत सारे सालों में आपके स्मॉल कैप ने ना के बराबर रिटर्न दिया, यहां तक कि माइनस में भी रिटर्न दिया है। अब बताइए, जिस साल में अगर माइनस का रिटर्न गया है तो उसमें कितने इन्वेस्टर्स उगे होंगे। तो आप लोग थोड़े से में क्या होता है ना, उगना शुरू कर देते हो। भाई मेरे उगना नहीं है, अब एक साल में हमें मिल गया है, अगली साल नहीं भी मिलेगा तो उससे अगली साल उसको भी लेकर के कवर कर देगा। तो इसी प्रकार से भाई मेरे थोड़ा सा यहाँ पर क्या होगा कि आपको पेशेंस तो अपना बनाए रखना होगा। मार्केट में सबसे जरूरी है पेशेंस और सही टाइम पर एंट्री। अगर जिसने सही टाइम पर एंट्री ले लिया तो वही बहुत बड़ा सिकंदर है। तो सुबह आपने देखा होगा, जब अगर उस टाइप का एंट्री का टाइम आता है तो मैं कितना आक्रामक होकर के आपको उन चीजों को बताता हूं। हालांकि मैं फिर आपको एक बात क्लियर कर दूं कि भाई मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। मेरा ये जो भी वीडियोज है वो केवल और केवल सिर्फ इसलिए एजुकेशनल पर्पज के लिए हैं। आप अपने निवेश से संबंधित या गोल से संबंधित या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से संबंधित किसी अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से जरूर सलाह ले लें। हाँ, रही बात कि अगर आप हमसे राय लेना चाहते हैं तो डेफिनेट है, मैं आपको राय दूंगा, लेकिन वो निवेश करना वो आपके ऊपर और आपके उस एडवाइजर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो बस इसके साथ ही मैं अभी इसको क्लोज करता हूँ। सवेरे मिलेंगे किसी और अच्छे सेशन में, और उम्मीद करता हूँ कि यार जो इतनी रात रात में आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ, टाइम निकालता हूँ, तो थोड़ा सा आप लोग भी कष्ट किया करो। और इस परिवार से जुड़ो, जो नए लोग आ रहे हैं और जो पुराने लोग हैं उनके लिए मैं क्या बोलूं, उनके लिए धन्यवाद, साधुवाद। और ठीक है, तो इसी प्रकार से थोड़ा थोड़ा इंच इंच अगर जो सरकती रहेगी ना, तो समझिए कि मार्केट यहाँ पर बढ़िया आपका एक सपोर्ट बनाएगी और उसके बाद में फिर जाएगी। जितना टाइम यहाँ से ले लेगी और नीचे नहीं जाएगी तो समझिए यही आपका सपोर्ट हो जाता है। और जहां पर हिटिंग में दिक्कत आ रही है वही आपका रेजिस्टेंस हो जाता है। तो बस इसी को ध्यान रखिए। ज्यादा मार्केट में आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये भी आपने कब लेनी है, कब आपने सस्ती एनएवी लेनी है, कब आपने एसआईपी करनी। एसआईपी तो कोई मतलब ही नहीं, बट लमसम को थोड़ा सोच समझ करके उसके बाद में आपको तो यस क्वेरीज और कमेंट, जितने भैया क्वेरीज और कमेंट हैं वो मैं मतलब जो है काफी सारा तो हमने कर दिया था कवर, और बाकी जो रह गई हैं जो नई हैं ये मैं संडे को जरूर कवर करूंगा, टाइम निकालूंगा। और ठीक है, मिलेंगे फिर सवेरे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।